नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज बात करते हैं जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में आई दरारों से पैदा हुए संकट पर आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि सरकार 1 हफ्ते के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी। भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा के दर पर भुगतान होगा। 6 महीने के लिए बिजली बिल माफ होगा। बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि होगी और सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच की जाएगी और सभी मंत्री 1 माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। 8 संस्थान जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों का पता लगाएंगे। एनटीपीसी की जिम्मेदारी है या नहीं है, इसकी भी जांच यहां पर की जाएगी। तो जो हालात वहां पर जोशीमठ में पैदा हुए हैं, हमने देखा जमीनों में और घरों में दरार आई, उसके बाद से ही ये एक बड़ी समस्या भी लोगों के सामने भी और सरकार के सामने भी कि कैसे वहां पर जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है और अब जो वहां से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो क्या किया जाए। तो उत्तराखंड कैबिनेट की आज ये अहम बैठक हुई और इसमें ये बड़े फैसले जो है यहाँ पर लिए गए। जोशीमठ में भू धसाव की घटनाएं जस की तस हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। आज कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे एनटीपीसी की भी जांच कराई जाएगी। अपनी जो सैलरी है मंत्री सभी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। मनरेगा की तर्ज पर परिवार के 2 लोग जो प्रभावित हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी और 6 महीने का बिजली का बिल माफ होगा और बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि दी जाएगी। हमारे साथ चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना है, जो कि राहत बचाव कार्य और सब इन्हीं की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। अभी क्या अपडेट है? ताज़ा विस्थापन का काम शुरू हो रहा है, वो 1.5 लाख का मुआवजा आपको देना था, वो दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ, उसमें जो 1.5 लाख की जो इंटरिम पैकेज की घोषणा हुई थी, तो उसमें हमें धनराशि मिल गई है और कई परिवार ऐसे हैं, करीब 60 फैमिलीज़ को हमने उनके जो हैं चेक्स रेडी कर दिए हैं। कईयों को हमने आज डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। लगातार हम लोगों को बुला रहे हैं कि वो अपनी धनराशि को कलेक्ट कर लें। इसमें हम जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रभावित व्यक्ति है, प्रभावित परिवार है, वो छूटे ना और मैक्सिमम लोग 100% लोग जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं उनको ये धनराशि जल्द से जल्द मिल पाए। अभी कुछ दरारें बढ़ी हैं कुछ घरों में। हम लोग देख रहे थे, कुछ लोग और शिकायत कर रहे हैं। वो जो डेटा है वो 731 का ही है। ओवरऑल हमारा जो है वो सर्वे, जो हमारी टीम्स हमने कंस्टिट्यूट करी हैं, वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस आ रहा है कि कहीं पर दरार आ रही है तो जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो पहले 7 तारीख तक जो एक स्पीड से क्रैक्स डेवलप हो रहे थे, उसमें ऐसा ओवरऑल प्रतीत हो रहा है कि कुछ ठहराव आया है। जो जेपी का वाटर लेवल है, जो उसकी स्पीड थी और उसका जो क्वांटिटी था वो भी कम हुआ है। जो 2 तारीख के आसपास जो 550 एलपीएम था वो आज के टाइम पे 177 है। तो लगातार उसमें भी वो घट रहा है। जो लोग कह रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोजगार चला जाएगा, क्योंकि इस समय तो वो औली में लोग आते हैं विंटर स्पोर्ट्स के लिए, वो इस बार नहीं हो रहा है। और तो उसको लेकर के आप लोग कितनी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं ये इमीडिएट सपोर्ट के लिए हैं कि जो एकदम से रोज़गार लोगों का प्रभावित हुआ है वो लोगों को एक बेसिक सपोर्ट मिल पाए और वो अपनी आर्थिकी जो उनकी जो नुकसान हुआ है उससे कुछ हद तक उनको सपोर्ट मिल पाए। अल्टीमेटली जो ये क्षेत्र एक पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो जितने ज़्यादा यहाँ पर्यटक आते हैं, लोगों की इकॉनमी उससे जुड़ी हुई है। तो हमारी यही है आशा है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित नहीं है, एक स्पेसिफिक कुछ पार्ट्स हैं जो एरियाज प्रभावित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, क्योंकि टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी यही फोकस रहेगा कि जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं एक सस्टेनेबल रूप में उनको रिवाइज किया जा सके, फिर से हम उसको पुनर्जीवित कर सकें। यही हमारा फोकस रहेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हिमांशु जी बता रहे हैं कि जो अल्टरनेट अकोमोडेशन है लोगों के लिए, उसके लिए बात की जा रही है। देखा जा रहा है कि वो जमीन सुरक्षित है कि नहीं है, भू धसाव होगा कि नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार विचार कर रही है। कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि 1 हफ्ते का वक्त लिया जाएगा, सर्वे किया जाएगा और फिर जो आखिरी राहत पैकेज है वो अनाउंस किया जाएगा। 6 महीने का बिजली का बिल माफ होगा, 1 साल की अवधि दी जाएगी बैंक लोन के लिए और परिवार के 2 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। सहयोगी पवन कुमार के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो यहाँ पर ये बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सुधीर कृष्णा हैं, जो कि पूर्व शहरी विकास सचिव हैं भारत सरकार के। सुधीर जी, स्वागत है आपका। हम ये देख रहे हैं कि जोशीमठ में एक तो बड़ी समस्या ये हुई कि जो दरारें वहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद एक बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि जो लोग वहाँ पर रहते थे, जिनको दूसरी जगहों पर भेजा गया, उनके लिए क्या किया जाए। तो अब यहाँ पर जो उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में फैसले लिए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक मुश्किल तो सरकार के सामने भी है इस पर फैसला लेना। यूं तो सरकार ने जो फैसले लिए, जो आपने अभी सूचना दी और जिलाधिकारी ने भी सूचना दी, तो ये तो अच्छे अच्छे फैसले हैं और अफेक्टेड लोग जो हैं उनके हित के लिए हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि इससे जनता का भला होगा, ये तो सही बात है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जोशीमठ में अभी कुछ परिवारों को, अभी मान लीजिए 600 परिवार हैं या उनको सहायता दी जाएगी जितने हद तक वो ठीक है। लेकिन ऐसी भी संभावना है, ईश्वर न करे, लेकिन ये और क्षेत्रों में भी फैल सकता है ये समस्या जो है, क्योंकि हिमालयन रीजन का जो टोपोग्राफी है, जो उसकी जियोलॉजी है, वो जगह जगह रिपीट हो रही है, नहीं कि केवल जोशीमठ में ही ऐसा है। तो ये समस्या कहीं भी आ सकती है। तो इसके लिए एक शाश्वत नीति बनाना अच्छा होगा, क्योंकि ये एक जो समस्या चल पड़ी है, जहां तक मैं देख रहा हूं और जो सूचनाएं मिल रही हैं एक्सपर्ट्स की ओर से, कि पूरे हिमालयन रीजन में ऐसी संभावनाएं हैं। एक तो ये मैं कहना चाहूंगा, और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है। देखिए, घरों का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, और हमारे देश में इंश्योरेंस का प्रचार करना, जैसे हाउस इंश्योरेंस है, वो तो होता ही है बेसिकली इसलिए कि कोई आपदा आ जाए, और चोरी वगैरह का तो अलग है, लेकिन घर का स्ट्रक्चर के लिए भी इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। वो एक सस्टेनेबल रिलीफ का फ्रेमवर्क है। सरकार की ओर से रिलीफ देना, अगर 500 लोगों को देना है तो किसी तरह दे भी देगी। मान लीजिए 5000 हो गए, मान लीजिए 5 लाख हो गए, तो कैसे सरकार बड़ी बड़ी लोगों को इतने सारे रिलीफ दे पाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये रिपीट ना हो, लेकिन इंश्योरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, सरकार सपोर्ट करे। सुधीर जी, ये भी आप जरा समझाइए दर्शकों को कि सरकार ऐसे हालात में किस तरह से चीजों को देखती है। यहाँ पर 1 हफ्ते के भीतर जो है राहत पैकेज तैयार करने की बात हो रही है, लेकिन ये राहत पैकेज किस तरह का होगा? लोगों के लिए, गुजारे के लिए होगा, या फिर जो घर अब उनके वहां पर तोड़े जाएंगे, जो रहने लायक नहीं बचे हैं, उसके लिए भी जो है वो सोचा जाएगा? अब देखिए, अब इन्होंने जो बताया है, जो कि ठीक का है, सरकार ने जो फ्रेमवर्क बनाया है वो ठीक ही दिख रहा है कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, जहां पर लोग जाके सेफ सुरक्षित जगहों में रहेंगे, एक तो ये बात हो गई। उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जहां तक सरकार कर सकेगी, वरना इमोशनल डिटैचमेंट, अपना घर छोड़ के जाना, घर के आसपास अपने पड़ोसियों को छोड़ के जाना, मवेशी हैं घर में उनको संभालना, बच्चों के स्कूल छूट जाएगा, बहुत सी समस्याएं हैं। तो ये जो जितना सरकार कर सकेगी उतना ही वो कर पा रहे हैं। इसके आगे तो दिक्कतें होने ही जा रही हैं। तो जहां तक हो सके आगे ये देखना है कि रिहेबिलिटेशन का सेफ जगह पे एक कॉलोनी बना के, और जहां जो टूट गए हैं घर, उसको तोड़ के नए घर जो कि भूकंप से सुरक्षित घर हो, उनको बनाना पड़ेगा, और वहां पर लोग वापस आए। अनलेस कि वो एरिया बिल्कुल ही रहने लायक नहीं है, वहीं पर लोगों को वापस लाना पड़ेगा। अभी तो जाए ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर उपलब्ध हैं जो कि 6 महीने 3 महीने के अंदर भी बनाए जा सकते हैं, जो कि भूकंप से सुरक्षित होंगे, ऐसे बनाए जा सकते हैं। वो बना के लोगों को वहां वापस लाना होगा। और साथ में जैसे इन्होंने मनरेगा के तहत दो लोगों को, एक परिवार के 2 लोगों को रोजगार देने की बात कही, ये सब अच्छे कार्यक्रम है। लेकिन हेल्थ चेकअप का भी ध्यान देना पड़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, और इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, अभी एग्जामिनेशन के टाइम भी आ रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल सुधीर जी, ये जो है वो ध्यान में रखा जाएगा कि अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि 8 संस्थान जो हैं वो जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों का पता भी यहाँ पर लगाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि क्या वजहें इसकी रही और कितने हद तक वापस लोगों को वहां पर वापस लाया जा सकता है। तो ये भी जो है वो ध्यान में रखा जाता है ऐसे हालात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, कि जो वहां पर कितने लोगों को वापस लाया सकता है, और इसका रिसर्च करना, तो रिसर्च रिपोर्ट तो बहुत सी है। अब आज के हालात को सैटेलाइट इमेजरी वगैरह के ध्यान से देखते हुए, कि देखिए हमको पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट है जहां पर सब्सिडेंस हो रही है, उसका मैपिंग करके पता चल जाएगा हमें, और ग्राउंड सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और पुरानी रिसर्च, ये सब देखते हुए पता चल जाएगा। 7 दिन तो जरा कम समय लग रहा है, शायद उनको 2-3 हफ्ते लग जाए, लेकिन हो जाएगा जल्दी। 2-3 हफ्ते में ही ये रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, और इससे जो है एक सस्टेनेबल रिलीफ का एक फ्रेमवर्क बन सकता है।
शुक्रिया सुधीर जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और समझाने के लिए कि किस तरह से ऐसे हालात में जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं। फिलहाल आपको हमने बताया कि यहाँ पर ये भी है कि जो लोगों की परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है उसको किस तरह से देखा जाए। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक इसी बात को यहाँ पर लेकर हुई थी और इसमें जो बड़े फैसले लिए गए वो भी हमने आपको बताया कि सरकार 1 हफ्ते के भीतर राहत पैकेज यहाँ पर तैयार करेगी और भारत सरकार से भी राहत पैकेज यहाँ पर जो है वो मांगा जाएगा और भी तरह से इस सिचुएशन को जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन जो वहां पर हुआ है जोशीमठ में, वो आप देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में बीते 2 हफ्ते में जमीन धंसने की जो प्रक्रिया है वो तेज हुई है और एनडीटीवी इंडिया को इसरो के उपग्रह से जो तस्वीरें मिली हैं उसके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जो जमीन है वो धंस गई है, जबकि इससे पहले अप्रैल से नवंबर के बीच 7 महीने में जमीन 8.9 सेंटीमीटर धंसी थी। तो यहां से साफ है कि जमीन के धंसने की गति काफी तेज हुई है। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई है, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला दे रहे हैं। जोशीमठ में हर साल यहाँ के लोग भगवान बद्रीनाथ से ये प्रार्थना करते थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि सैलानी टूरिस्ट यहाँ पर आए। ठीक जोशीमठ के ऊपर औली है, जहां पर कल रात बर्फबारी हुई है। जोशीमठ के भी कई इलाकों में कल रात में बर्फबारी हुई है। जो जोशीमठ के सामने पहाड़ है आपको नजर आएगा, इन पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बादल नजर आएंगे, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे। जोशीमठ से बस कुछ किलोमीटर दूर आपको बादल नजर आ रहे होंगे और वहां पर कल से बर्फबारी शुरू हो गई है। और जोशीमठ के ऊपर ये पहाड़ हैं और जैसे जैसे ये पहाड़ों से धीरे धीरे बादल नीचे आएंगे, जोशीमठ में भी बर्फबारी शुरू होगी, क्योंकि लगातार बारिश हुई। कल भी हुई बारिश, परसों भी हुई बारिश, आज सुबह भी बारिश हुई। तो अब स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। बारिश और बर्फबारी से नुकसान क्या है? बारिश और बर्फबारी से नुकसान ये है कि जिन 731 घरों में दरारें आई हैं, पानी भरा तो दरारें बढ़ सकती हैं, भू धसाव हो सकता है। अब कल इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी जारी की है, सैटेलाइट पिक्चर्स जारी करी हैं। इसरो हम सब जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की मदद से जोशीमठ शहर की पिक्चर जारी की है, जिसमें ये सामने समझ में आता है कि धीरे धीरे हर रोज जोशीमठ की जमीन धंस रही है, जोशीमठ के पहाड़ धंस रहे हैं। ये बताया है कि सिर्फ 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। इसरो ने तस्वीरों में जारी कर बताया है कि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर के भू धसाव को रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर की धीमी गिरावट देखी गई है। एनएसआरसी ने कहा है कि पिछले सप्ताह दिसंबर और जनवरी के बीच ये भू धसाव शुरू हो गया है। तो सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है उसमें जिन इलाकों को बताया गया है कि जहां पर ज्यादा भू धसाव होने की संभावना है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाएंगे, जिसमें तो नरसिंह मंदिर है। हमारे कैमरा पर्सन ये जूम करेंगे, नरसिंह मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। नरसिंह मंदिर जोशीमठ की का कह लीजिए दिल है, क्योंकि बद्रीनाथ की 6 महीने बद्रीनाथ में इस वक्त बर्फ पड़ती है तो कपाट बंद हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ भगवान की 6 महीने इसी नरसिंह मंदिर में उनकी डोली आती है और 6 महीने यही नरसिंह मंदिर में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये जो है वो ज्यादा भू धसाव वाला एरिया है। ये मंदिर के आसपास जो सिंह द्वार इलाका, जहाँ आपको घर नजर आ रहे हैं, ज्यादातर दरारें उन्हीं घरों में पड़ी है जो मंदिर के आसपास घर हैं। तो वो एक बहुत हाई लैंड सब्सिडेंस जोन है, जो कि इसरो की सैटेलाइट पिक्चर्स में भी इसरो ने बताया है। और सबसे ज्यादा जो भू धसाव रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है जोशीमठ और औली रोड पर। जोशीमठ और औली रोड भी हम दिखाएंगे आपको, जहां पे सबसे ज्यादा भू धसाव रिकॉर्ड किया गया है। जोशीमठ के ऊपर है औली। अब ये जो सामने हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे, जो सामने रोड जा रही है ऊपर, जहां वो आपको गाड़ी भी नजर आ रही होगी, ये जोशीमठ औली रोड है। यहां पर सबसे ज्यादा भू धसाव नोटिस किया गया है। और ये जो जोशीमठ औली रोड है लगभग 2180 मीटर की ऊंचाई पर है। और आपको बताते हैं कि 2022 में अप्रैल नवंबर के बीच जोशीमठ में 8.9 सेंटीमीटर का
धीमा धसाव दर्ज किया गया है। तो अब आपको बताएं तो एक नरसिंह मंदिर हमने दिखाया जहां सबसे ज्यादा भू धसाव है जो यहाँ पर है, और नरसिंह मंदिर के ऊपर जो जोशीमठ औली रोड है वहां पर बहुत भू धसाव है। अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं जो आर्मी का कंटोनमेंट है, जहां लगभग 100 बैरकों में दरारें आई हैं। जो आपको ग्रीन कलर की इमारतें नजर आ रही हैं, ये आर्मी का कैंटोनमेंट है। यहां पर भी काफी अधिक भू धसाव है। आर्मी का कैंटोनमेंट जो है वो जोशीमठ औली रोड पर ही स्थित है, तो वहां पर भू धसाव है जिस वजह से वहां से सैनिकों को शिफ्ट किया गया है। तो ये पूरा जोशीमठ शहर हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास के पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसके अलावा जो भू धसाव वाले जो दो इलाके हैं, एक तो नरसिंह मंदिर जो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं अपने कैमरे पे नरसिंह मंदिर के आसपास के इलाके जिसमें सिंहद्वार वगैरह हैं, वहां पर भू धसाव बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा जोशीमठ औली रोड जिसमें आर्मी का कैंटोनमेंट भी है, वहां पर भी भू धसाव हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और 12 दिनों में ही जो इसरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 दिनों में ही जोशीमठ है वो 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मल्लिका जी जुड़ गई हैं जो कि सदस्य हैं गंगा आह्वान की। शुक्रिया मल्लिका जी आपका वक्त देने के लिए। ये जो इसरो की स्टडी आई है इस पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सामान्य बात है ज़मीन का इस तरह से धंसाव होना, या ये बहुत तेज़ी से जो नंबर बढ़ रहे हैं जैसा ये कहा जा रहा है, बहुत बड़ी चिंता की बात है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है ताबिश, और ये इस रेट पर सब्सिडेंस इतना कॉमन नहीं है। सब्सिडेंस तो नॉर्मल है, उत्तराखंड में हमने जगह जगह लैंड सब्सिडेंस के एग्जाम्पल्स देखे ही हैं, बहुत वर्षों से देखे हैं। खुद जोशीमठ में कई सारी स्टडीज हैं और एक्सपेक्टेड भी था कि यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस एट सम पॉइंट होगा। इस वजह से कहा जा रहा था कि जो भी विकास की गतिविधियां हैं उनको रेगुलेटेड रखा जाए, उनको स्पेस में ना रखा जाए, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए। इस तरह की कई सारी बातें जो हैं ये इन्वायरमेंटलिस्ट के बीच में, सरकार के बीच में, कोर्ट में बार बार कही गई हैं। पर इस रेट पे सब्सिडेंस ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक आंख खोलने वाली बात है कि अगर इस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस तरीके की लीपापोती पॉलिसीज और ये सब जो चल रहा है कि हम यहाँ पर इसको रिपेयर कर देंगे और 6 महीने बाद लोगों को ले आएंगे, ये लीपापोती का वक्त अब है नहीं। अब मल्लिका जी ये भी इसमें मैं एक जोड़ना चाहूंगा पॉइंट, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगी चीज। क्या, क्योंकि हाई सिस्मिक जोन में भी आता है ये इलाका, तो क्या ये होता रहा है वक्त के साथ साथ, या फिर अभी किन्हीं वजहों से जो है रफ्तार एकदम से यहाँ पर बढ़ गई है जमीन के धंसने की? ताबिश, इसको अगर हम बहुत ही सिंपल लेमैन शब्दों में समझा जाए, अगर ये लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, मतलब यहाँ पे भू धसाव और भूस्खलन की घटनाएं जो हैं ये होंगी, ये पता ही है। ये सीस्मिक सेंसिटिव जोन है। भूकंप अगर आएगा तो उसका इम्पैक्ट जोन 5 मतलब सबसे ज्यादा होगा, ये भी हमें पता है। हमें पता है कि उत्तराखंड में सॉइल इरोजन जो है वो मैक्सिमम है। हमें ये पता है कि जोशीमठ जो टाउन है ये लैंडस्लाइड पुराने भूस्खलन के डिपॉजिट पे बेस्ड है। तो हमें पता है कि ये बहुत ही ज्यादा वनरेबल और बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है। ये जानकारी होने के बावजूद हम यहाँ पर चारधाम सड़क महामार्ग परियोजना लेकर आते हैं, हम यहाँ पर बांध परियोजना लेकर आते हैं, हम यहाँ पर एक्सेसिव टूरिज्म लेकर आते हैं, हम यहाँ पर बिना प्लान के सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स खड़ा करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आपदा हो गई। ये बहुत गलत है। तो अब क्या किया जाए? ये सब रोक दिया जाए तो चीजें जो है वो रुक जाएंगी? देखिए, पहला तो ये है कि पहले तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो पहला कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये जो मेगा अनप्लान्ड तरीके से जो टूरिज्म चल रहा है उसको रेगुलेट किया जाए। टूरिज्म सेंट्रिक है जोशीमठ, पर रेगुलेशन जरूरी है, कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट जरूरी है, देखें तो सही कि कितने लोग हैं जो वाजिब भी है, जो यहाँ की जमीन जो है झेल भी सकती है। दूसरी चीज है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो तुरंत कैंसिलेशन की रिक्वायरमेंट है। इसमें तो मतलब इतने सारे हमारे पास एक के बाद एक इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इसका कोई औचित्य ही नहीं है इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करने का। तीसरी चीज, जो चारधाम महामार्ग परियोजना चल रही है, यहाँ से जो हेलंग बाईपास है उसका जो चौड़ीकरण है उसको लिमिट किया जाए, उसको जो रेगुलेट किया जाए, उसका चौड़ीकरण जो है वो 12 मीटर ना करके 5.5 मीटर किया जाए। ये तो आपकी इमीडिएट प्रिवेंटिव मेजर है, एनवायरमेंटली स्पीकिंग।
उसके बाद हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो अगर हमें रिकूपरेशन करना है, लॉन्ग टर्म अगर हमें देखना जाए, तो हमें यहाँ पर इस क्षेत्र को और बाकी अन्य क्षेत्रों को भी जो सिमिलरली फ्रेजाइल हैं उनको इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। जैसे कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, ऐसे ही इन घाटियों में भी हमें संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। इन संवेदनशील क्षेत्रों में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन्हें हम प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और प्रमोटेड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो आपके पर्यावरण की क्षमता होती है, उसी हिसाब से फिर कार्य किया जाता है एक मास्टर प्लान के अंतर्गत। शुक्रिया मल्लिका जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि क्या ऐसी जगहों पर चिंताएं रहती हैं और साथ ही जोशीमठ के बारे में भी कि वहां पर किस तरह की ज़मीन है और क्या वजहें यहाँ पर हो सकती हैं, ऐसे हालात जो वहाँ पर पैदा हुए हैं उसके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद आपको लिए चलते हैं सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। उपराज्यपाल की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद वो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं। दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे, हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए हैं। बस मार्शल्स की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल चलते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हॉस्पिटल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से यह आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक दो। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी तरफ अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो सलाह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, जनतंत्र का सम्मान करें। मैंने भी उनसे यही पूछा, वो बार बार, जब उन्होंने 2 बार कहा, एक बार बोला कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, ये शब्द है उनके, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं जो भी चाहूं, जिसको चाहूं, जिस सब्जेक्ट पे चाहूं आदेश दे सकता हूं। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये जितने आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट की ये सारे एडवाइस हैं और मैं इनको नहीं मानता। सर आपकी के पास समाधान निकलेगा क्योंकि जो कॉपी आप लेके आए संविधान तो एलजी के पास भी है, तो कुछ समाधान की तरफ बढ़ी है मीटिंग? मैं समझता हूं कि एक तो उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस तरह से मैंने उनसे काफी निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। जनता देख रही है और आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि हम जब हमें काम करना था तो हम किस तरह से आपस में इस तरह से एक दूसरे के काम में अड़चन अड़ा रहे थे। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं इस टाइम, उसका जो जजमेंट आएगा उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। आनंद जी भाई आपसे सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सर्विसेज को लेकर अलग से चल रहा है, लेकिन जिस आदेश का आप हवाला दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी है आपके पास, जिसको 2018 में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसकी ही उसके लिए 2018 में जब उन्होंने आदेश दिया था उसमें उन्होंने आदेश दिया था कि एलजी के पास कोई भी फाइल नहीं जाएगी। 3 साल तक सरकार बहुत अच्छी चली थी, आपने देखा होगा 2018 से 2021 तक कोई अड़चन नहीं आई थी, एलजी के पास फाइलें जाना बंद। 2021 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, जिसके तहत सारी फाइलें फिर से एलजी साहब के पास जानी चालू हो गई। उस एक्ट को भी हमने चैलेंज किया हुआ है। मैं समझता हूं कि सर्विसेज के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको भी उठाएगा। सर इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है? क्या कानून की समझ ना होना मंशा हो सकती है या पीछे से उनको ऐसा कहा जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि अगर एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट्स रोक दी जाए, जल बोर्ड की पेमेंट्स रोक दी जाए, सारे स्टाफ की तनख्वाह रोक दी जाए,
तो मंशा तो राजनीतिक नजर आ रही है, पॉलिटिकल नजर आ रही है कि दिल्ली के कामों को रोका जाए। बैठक से कुछ सकारात्मक निकला है, कुछ ऐसा निकला जो कि जिससे दिल्ली वालों को कुछ राहत? अगर ऐसे चलता रहेगा तो काम फेल होगा। काम होंगे, काम करेंगे, जितने काम कर सकते हैं हमारे हाथ में है। अगर उनके पैर भी पकड़ने पड़े हम पैर भी पकड़ेंगे, जो भी कर सकना पड़ेगा करेंगे, और साथ में जब जब कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। जो बड़ा फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट 2018 में दे चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है। और दूसरा वाला भी है कि एलजी साहब के पास फाइलें जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, वो वाला भी मामला भी है। इन दोनों पे जजमेंट्स आएंगे तो मैं समझता हूं कि समाधान निकलेगा। बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली। तो दिल्ली में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो आपने देखे कि कई मुद्दों पर एक राय नहीं दिखी है, उस पर आज अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बातें रही हैं, काम सारे रुक गए हैं, तनख्वाहें रुक गई हैं, इस बात को लेकर उन्होंने उपराज्यपाल से कहा कि ऐसी राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए और ये सहयोग जो है वहां पर वो होना चाहिए। एक ब्रेक ले रुकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमवी गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ये क्रूज 51 दिनों में 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा और इसमें 36 यात्री सवारी कर सकेंगे। ये क्रूज 27 नदियों से होकर गुजरते हुए वाराणसी से चलकर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्रूज को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज सफर है। उन्होंने इसकी यात्रा पर जा रहे यात्रियों का अभिनंदन किया और कहा कि इस क्रूज से देश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे गंगा के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने वाराणसी में बने टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस क्रूज का रूट क्या रहने वाला है। ये क्रूज वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, काजीरंगा, माजुली आइलैंड होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। ये इसका कुछ इस तरह का रूट रहने वाला है, जिसमें ढाका से होते हुए गुवाहाटी, काजीरंगा के रास्ते ये जो क्रूज है ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। रूट में 5 प्रदेश और बांग्लादेश भी शामिल है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम से ये क्रूज होकर गुजरेगा और इस दौरान रास्ते में 27 नदियां पड़ेंगी अलग अलग क्षेत्रों में। प्रमुख नदियां जो इसमें हैं उसमें गंगा, भागीरथी, यमुना, विद्यावती, ब्रह्मपुत्र नदी शामिल हैं और 50 पर्यटन स्थलों का इस क्रूज के सफर में दीदार होगा। और पीएम ने जिस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है वो कैसी है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। इस समय हम गंगा विलास क्रूज पर हैं और ये जो क्रूज है ये सबसे लंबी यात्रा करेगा, तकरीबन 3200 किलोमीटर की 27 नदियों से होकर गुजरते हुए। अगर हम इसको देख के दिखाने की कोशिश करें तो इसका आप अगर ये पूरा देखिए तो इसमें जो इसके जो शीशे लगे हैं वो अपने अलग तरीके के हैं, इसके कर्टेन हैं और इसमें तकरीबन 18 ऐसे कमरे हैं जिनमें 36 लोग जो है वो सफ़र कर सकते हैं और इतने ही तकरीबन इसका जो क्रू मेंबर है वो लगभग इतने लोग हैं। और यहाँ पर अगर इसको देखें तो एक लंबा इसका एक पैन और इसका डेप्थ मिलता है जिस जगह पर
कि यहाँ पर तमाम लोग हैं और ये 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए ये बनारस से जब गुजरेगा तो यहाँ से निकल करके जाएगा। और इसके बहुत से यात्री जो हैं वो ऊपर इसके रूफटॉप पर सनबाथ भी है, इसमें स्पा है, जिम है, लाइब्रेरी है 51 दिनों तक। और इसके अंदर ऐसी लाइटिंग और तमाम दूसरी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो बहुत ही सूदिंग है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और लंबी यात्रा कर सकते हैं। और जगह जगह जहाँ ये रुकेगा, जैसे यहाँ से जब जाएगा तो गाजीपुर, पटना, बलिया और दूसरे जिलों में जब जहाँ जहाँ जाएगा उन इन इलाकों में लोग वहाँ पहुँचेंगे। उन इन इलाकों में लोग जा करके वहाँ के लोकल जो टूरिस्ट है, जो टूरिज़्म है, उसको पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ जा करके देखेंगे कि अलग अलग इलाकों के बारे में जानेंगे जो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो इस गंगा विलास इस क्रूज़ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और सामने जो है वो पूरा एक तैयारी की गई है, जहाँ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। और ये अब धीरे धीरे यहाँ से निकल करके जो है वो आगे के लिए जाएगा। तकरीबन 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। 27 नदियों से गुजरता हुआ ये निकलेगा और ये एक बड़ा पर्यटन का एक बड़ा जरिया बनेगा। जो नदी पर्यटन की परिकल्पना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको साकार करने के लिए ये गंगा से होते हुए जो है वो पटना, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से ढाका, ढाका से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। 51 दिनों का अपना सफ़र पूरा करेगा, जो अब इस समय बिल्कुल रवाना हो चुका है। वाराणसी के गंगा विलास क्रूज से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट का प्रस्ताव उन्होंने रखा और केंद्र से ये कानून लाने की अपील की है। पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि केंद्र को जरूरतमंद परिवारों की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए। हमारी सरकार ने सोच समझ करके, गुणा भाग करके, हमने मानवीय दृष्टिकोण से 35 साल की सर्विस करता है कोई व्यक्ति, कोई कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर सरकार जो पहले ध्यान रखती थी वो ध्यान रखेगी ओपीएस के माध्यम से। तो क्यों नहीं इस पर पुनर्विचार हो और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये भेदभाव है, जजेज जो है उनकी जुडिशरी में, क्योंकि उनके खुद के हाथ में है। जुडिशियल कमीशन ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। तो एक नीति होनी चाहिए देश के अंदर, मेरा मानना है। श्रीनगर में आज जमकर बर्फबारी हुई है। लोग बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं और बर्फबारी के चलते श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों का संचालन रोक दिया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे के निदेशक के मुताबिक एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा सहित अधिकांश एयरलाइन ने खराब मौसम के कारण दिन के लिए अपनी बची हुई सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है। ये मार्ग कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी सड़क है।